हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाले में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो पीईटी होता है वहाँ पे मैंने 98.2 परसेंटाइल कैसे स्कोर किया है। और उसकी मैं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा जो मैंने खुद ही फॉलो की थी। और मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के ही यहाँ से अच्छे नंबर मैंने जो स्कोर किया है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, वो भी मात्र 40 से 45 दिनों में। और ये जो पीईटी होता है सभी उत्तर प्रदेश के जो अधिकतम विभाग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है। इसके द्वारा ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये मेरा ही देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट है ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। यहाँ पे मैंने 98.15 अचीव किया हुआ है। मेरे 78.25 मार्क्स थे जिससे मेरा 98.15 परसेंटाइल बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं हूँ, ये अक्षय। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से कि अपन को क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे कहाँ छोड़ना है। क्योंकि सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि अपने को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले आप गूगल से या कहीं से भी इसका सिलेबस लेके बैठें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, क्योंकि इसके जो भी आते हैं क्वेश्चन वो सब सिलेबस से ही आते हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सबसे पहले जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, वहाँ से अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन को सिंधु घाटी सभ्यता लेनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन को ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना है, अपन को बस सिंधु घाटी सभ्यता से ये देख लेना है कि जैसे लोथल है या कालीबंगा है तो वहाँ से काय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ से और किस किस चीज़ों के क्या कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जैसे हड़प्पा की खोज किसने की है, और ये सब चीज़ें अपन को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ें पढ़नी है। और फिर आते हैं जैसे वैदिक संस्कृति है, तो वैदिक संस्कृति को तो फिर भी अपन छोड़ देंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत कम होती है। फिर आते हैं अपन बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म, दो धर्म जो अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दोनों धर्मों में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, बस 8-10 लाइन होती हैं। इन दोनों को अपन ऐसा पढ़ सकते हैं कि यहाँ से अपना क्वेश्चन बन भी जाता है और अपन यहाँ से उसको सही भी कराते हैं। फिर आते हैं अपन नीचे मौर्य वंश की तरफ। मौर्य वंश में सिर्फ अपन को जैसे मौर्य वंश पढ़ेंगे अपन, पर इसमें अपन सम्राट अशोक को ज़्यादा पढ़ लेंगे थोड़ा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर गुप्त वंश पढ़ेंगे तो यहाँ से सिर्फ अपन को दो राजाओं को पढ़ना है, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर हर्षवर्धन को अपन छोड़ देंगे, राजपूत काल छोड़ देंगे अपन अपन संतलत काल भी छोड़ देंगे। अपन मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य के अपन जो मेन राजा हैं शुरुआत से, जो बाबर अकबर ये सब हैं, जो सभी राजा हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मेन मराठा को भी छोड़ देना आप। फिर यहाँ से पढ़ना आप ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि आगे चल के एक अपना जो आगे का एक टॉपिक रहेगा जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का, वहाँ पे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये अपन ले सकते हैं। फिर जो ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है इसको भी अपन छोड़ देंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री के इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि अलग से 5 नंबर कैरी करेगा आपका। और ये जो पुराना वाला टॉपिक है ये भी अपना 5 नंबर का था, इतिहास का। तो इतने सारे टॉपिक को पढ़ने से अच्छा है कि अपन कुछ कुछ मेन टॉपिक पढ़ लें, क्योंकि ये जिसका वेटेज सिर्फ 5 ही नंबर है, कोई ज़्यादा इसका भारी ऐसा वेटेज है नहीं कि अपन इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे पढ़ें कि भैया बहुत ज़्यादा समय देके। अपन वहाँ समय देंगे जिसका नंबरों का वेटेज ज़्यादा है और कम समय में पढ़ा जा सके। तो अब अपन आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक वर्ष अपन उनसे शुरू करेंगे, कि जैसे जो मेन प्रारंभिक वर्ष शुरू होते हैं वो वैसे होते तो 1857 से हैं, पर इनका जो मेन शुरुआत होता है जब से होता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जैसे 1915 के लगभग वो भारत आए थे, तो वहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो वहाँ से सारे आंदोलन शुरू होते हैं, सभी अवज्ञा आंदोलन है, महात्मा गांधी का और अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी को अपन को इसमें सबसे ज़्यादा पकड़ के रखना है कि महात्मा गांधी ने कहाँ से क्या किया। 1915 से वो शुरू हो गए थे, तो कहीं उनने जो भी उनने जैसे किए हैं, उनने नील की आंदोलन क्रांतिकारी में भाग लिया, फिर असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, तो महात्मा गांधी को अपन फोकस करेंगे। तो उससे ये वाला और ये वाला दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे।
क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पे उग्र और उदारवादी दोनों को पढ़ लेंगे। और फिर यहाँ से विधायी संशोधन, इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि 2-3 जो मेन एक्ट है कि 1935 के थ्रू क्या क्या चेंज हुआ था। और फिर लास्ट में पहुँच जाएंगे अपन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और आज़ाद हिंद फौज, और थोड़ा बहुत ये पढ़ लेंगे अपन। तो यहाँ से 5 में से 3 या 4 नंबर लाना बहुत ही ईजी है, जबकि यहाँ से 5 में से 3 या 4 नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ से फिर भी अपन जो मेन है, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पे जो अपना मेन है मुग़ल साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से बनने की क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर जो तीसरा टॉपिक आता है भूगोल का, भूगोल में भी ऐसा रहता है कि यहाँ पे अपन को सॉलिड मतलब सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है भूगोल का भी। तो फिर भी अपन यहाँ से मेन देख लेते हैं, जैसे जो नदियाँ होती हैं कहाँ से कौन से पर्वत से निकलती है, जो मेन नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी है या फिर यमुना है, कहाँ से कैसे निकलती हैं। और इनको अपन को ये भी याद रखना है कि अरब सागर में गिरती हैं कि बंगाल में खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं, अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं। फिर थोड़ी बहुत अपन पहाड़ियाँ देख लेंगे कि पहाड़ी कौन सी कहाँ पे है, जैसे अरावली है या कोई भी जो मेन पर्वत हैं वो देख लेंगे। और खनिज संसाधन देख लेंगे अपन मेन कि कौन से देश में कौन से राज्य में कौन सा खनिज ज़्यादा पाया जाता है। फिर अपन देख लेंगे जो थोड़ा टाइम जोन के बारे में पढ़ लेंगे। बस भूगोल से इतना ही काफ़ी है। जो मेन नंबर अपने आगे निकलेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपने मेन नंबर कहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे मेन सब, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक इतने बड़े हैं और ये सिर्फ 5 नंबर कैरी करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से अपने नंबर आना शुरू होंगे, देखना आप। यहाँ से अपन पहले चलेंगे इकोनॉमिक्स में सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से अपन स्कोर कर सकते हैं। जैसे 5 में से 4 या 3 आराम से स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन योजना आयोग को पढ़ेंगे और पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। तो जो 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से कुछ पॉइंट निकाल लेंगे। जो शुरुआत की 3 से 4 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा पढ़ते हैं और बाद की पंचवर्षीय योजनाओं से एक लाइन पढ़नी पड़ती है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ से आपको श्योर है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही। फिर दूसरा टॉपिक आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, कि ये आपको बताना, यही सब 1-1, 2-2 लाइन के टॉपिक हैं, कुछ नहीं है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और जो अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। और हरित क्रांति में अपन को सिर्फ इतना ही थोड़ा सा टॉपिक होता है कि हाँ ये भारत में 1966 में आया, नॉर्मन बोरलॉग और ये और सब, तो यही सब। और फिर दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, यही कि ये भी 1970 में आया और ये सब। और भारतीय राष्ट्रीयकरण जी जैसे बताया कि आपको 1969 में हुआ था ये। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं और बस ये दिए हुए हैं, तो यहाँ से अपन आराम से नंबर कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये आपके मतलब का नहीं है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ से अपन को देख सकते हैं कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, ये थोड़े थोड़े से सुधार हैं, इनको मेन पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है आर्थिक सुधार जो 1991 में हुआ था, और एक जो जीएसटी है इसके ऊपर आपको दोनों को बहुत फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। अब आगे चलते संविधान पे। यहाँ भी आपको 5 में से 4 या 3 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो भारतीय संविधान तो है तो बहुत बड़ा, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये लचीला है, ये वो ऐसा। बाकी फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ना है अपने को। फिर मौलिक अधिकार पढ़ने हैं जो मेन है। मेन क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी मौलिक अधिकार से, ठीक है। फिर जो अपना ये ऐसा रहेगा कि मेन जो अपना यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आपका एक नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन बनेंगे और मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनेंगे। और ये संघीय और ये प्रणाली है, इससे संभावना इतनी नहीं होती है। बाकी ये जो अपना है ना उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में, जैसे सुप्रीम कोर्ट 124 में, ये 214 में है। हाई कोर्ट के जज की जैसे क्या रहती है सेवानिवृत्ति की उम्र, सुप्रीम कोर्ट की क्या रहती है जो 62 और 60 साल, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और जैसे पंचायती राज को थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि ये जैसे भाग 9 में है, और या फिर ये जो भी आर्टिकल है आर्टिकल 40 में है ये, तो ये यहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में आपको कुछ नहीं करना, आपको लूसेंट उठानी है। और जो भी आपको अलग ही टॉपिक कुछ दिख जाते हैं, जैसे भौतिक में कुछ दिख जाते हैं कि जैसे जो एसआई यूनिट वगैरह होती हैं उनको याद कर लेना है अपन को, और जो थोड़े बहुत आविष्कार हैं उनको याद कर लेना है। और जो ऊर्जा का रूपांतरण वगैरह होता है, जैसे कि बहुत सारी जो रासायनिक ऊर्जा है वो किससे परिवर्तित होती है, तो ये क्या कहलाती है। और मेनली जो इनकी यूनिट याद कर लेना, जैसे बल की यूनिट न्यूटन होती है, दाब की पास्कल होती है, ये सब।
और रसायन विज्ञान में भी आपको ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बस यही कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, जैसे किसी का पीएच वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर आपको ये पूछ लेंगे कि मतलब किस में कितना % होता है, जैसे कि निकल किस किस से मिल के बनता है, जस्ता किस से मिल के बनता है, ये सब पूछ लेते हैं। और जीव विज्ञान में आपको जैसे कि वहाँ से पूछ लेते हैं जो विज्ञान की वो संबंधित होती है ना, कि जैसे जैसे कीटोलॉजी किससे संबंधित है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है, या फिर विज्ञान में कुछ आविष्कार पूछ लेते हैं कि जैसे विटामिन का आविष्कार किसने किया। और बस ये ऊपर ऊपर का आपको लूसेंट से आपको अलग ही मिल जाएगा, जो आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन रहता है वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के इसमें सिर्फ चुनिंदा टॉपिक है, यहाँ से आप आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले औसत है, घातांक है, वर्ग और वर्गमूल है, ये तीनों बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ से अपन पूरे नंबर ले सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा प्रतिशत बड़ा टॉपिक है, बाकी ये जो दोनों तीनों जो बाकी पूरे पार्ट हैं बहुत ही ज़्यादा आसान और छोटे हैं, यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। फिर हिंदी में पूरा टॉपिक बहुत ही सही है, बस यहाँ पे लेखक और रचनाओं को छोड़ दें। यदि यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया तो लड़के बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, यदि बहुत ही वैसे उम्मीद बहुत ही कम होती है कि बहुत ही यहाँ से आसान बने। और बाकी ये पूरे ऐसे पोर्शन आते हैं जो अपन ने हर जगह वो जो अपन यदि यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये अपन सभी जगह पढ़ते हैं, जैसे संधि पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, समश्रुत भिन्नातर शब्द हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं। बस ये जो लेखक और रचना है इसको थोड़ा पढ़ना कठिन पड़ता है, बाकी अपन यहाँ से 5 में से 4 आसानी से ले सकते हैं। और अंग्रेजी में ऐसा है कि जो यहाँ पे अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश, वहाँ से अपन इसमें से पूरे नंबर लेते हैं। ये कम से कम 3 नंबर का आया था वैसे पिछली बार, तो यहाँ अपन 3 में से 3 ले लेते हैं। और जो व्याकरण होती है, हो सकता है यहाँ पे एक आध नंबर अपन निकाल लें तुक्के में से, तो हो सकता है फिर भी अपन 5 में से 3 नंबर तो यहाँ से निकाल ही लेते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे ये देख लेते हैं कि सामान्य अंग्रेजी के 5 नंबर तो मेरे चले ही गए, लेकिन यदि आपने ऐसा सोचा तो आपका स्कोर मान के चलिए कि आपको ये नंबर मतलब ऐसा है कि बहुत पीछे कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये आपको अनसीन पैसेज आता है जो अपठित गद्यांश, अपन को उसी में से देख के आंसर तो बताना ही रहता है। फिर आते हैं अपन रीजनिंग में। रीजनिंग में वही सब टॉपिक है, आपको अलग से इसमें उतना ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यदि एक एक करके बताऊँगा तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक अपना करंट अफेयर है। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है कि जहाँ पे अपने को पिछले 6 महीनों का बस करंट अफेयर यदि अपन देख लेंगे ना, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो पाएगा यहाँ से। और वो भी ये टॉपिक 10 मार्क्स कैरी करता है। जो वहाँ पे तो अपन देख रहे थे कि छोटे छोटे टॉपिक थे, भारत का इतिहास मतलब इतना बड़ा टॉपिक था, फिर भी वहाँ से 5 मार्क्स का आ रहा था। लेकिन करंट अफेयर जो कि देख रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ अपन को 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और यहाँ से अपने 10 में से आप आराम से 8 नंबर ला सकते हैं। और करंट अफेयर्स में भी अपन कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़िक्स होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि क्या जो टेनिस के जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो कार रेसिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है जो रिसेंट में जो बुक लॉन्च हुई होती हैं उनके राइटर या कवि होते हैं, ये सब होता है। एक आध क्वेश्चन नियुक्ति से बन जाता है कि अभी अभी कौन नियुक्त कहाँ हुए हैं। और एक आध 2 क्वेश्चन सम्मेलन से बन जाता है कि कहाँ पे G20 हुआ है, कहाँ पे। एक आध ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि आने वाला ओलंपिक ये कहाँ होगा या ये कहाँ होगा। फिर आते हैं ये स्टैटिक जी के है। यहाँ से अपन को आराम से अपन यहाँ से 10 में से 8 ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स हैं सारे टॉपिक। जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी राज्य जैसे भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके बारे में अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे कि यहाँ की मुद्रा कौन सी, यहाँ की राजधानी कौन सी है, यहाँ के अभी PM कौन है, यहाँ के अभी कौन क्या है। और ये सब बातें कि सबसे बड़ा देश मतलब ऐसा कौन सा है जो भारत के साथ सबसे बड़ा एरिया साझा करता है, जैसे बांग्लादेश है, ये सब बातें। और देश, राजधानी, मुद्रा, इसमें अपन को पूरी याद नहीं करनी, जो मेन देश हैं उनकी मुद्रा और राजधानी याद करनी है। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में तो अपन को उतना पता ही होता है कि यहाँ के PM, यहाँ की जो CM है या राज्यपाल हैं वो कौन कौन है। और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, ये अपना सब संविधान का पार्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अपन वहीं से पढ़ते चलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से, कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। जैसे योगा दिवस 21 जून को, ये बहुत ही ज़्यादा आता रहता है, या फिर 1 मई को श्रमिक दिवस है, या फिर बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ से भी आएगा एक क्वेश्चन, जो संगठन है जैसे नाटो वगैरह का है,
या फिर कहीं पे भी, जैसे बहुत सारे संगठन जो अधिकतर आधे से ज़्यादा, आपको पता है कि आपको आधे से ज़्यादा जेनेवा वगैरह ये सब मिलेंगे। और फिर भारतीय पर्यटन स्थल आप कुछ देखना पड़ेंगे कि जैसे ताजमहल है या कुछ भी है कि किस राजाओं ने बनवाए। इतिहास का पार्ट भी है और ये स्टैटिक का भी पार्ट है। ये कला और संस्कृति और पर्यटन स्थल ये एक ही टॉपिक है, अलग अलग दिया हुआ है। भारत एवं विश्व के खेल, मतलब इसको यहाँ से ऐसा देखना है कि कौन से देश का कौन सा खेल है, और ये इनके मैदान भी देख लेना कि जैसे कि कौन सा खेल कहाँ कौन से खेला जाता है। कि जैसे क्रिकेट है मैदान पे खेला जाता है, कि जैसे बॉक्सिंग है तो रिंग में खेली जाती है। भारतीय अनुसंधान संगठन, ये बहुत ही करना आसान होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कि आलू का कहाँ पे भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे वो शिमला में है, और जैसे चावल का कटक में है। तो ये सब प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये आपको ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये दोनों तीनों जगह मिलेगा आपका, जो प्रसिद्ध पुस्तकें और जो टॉपिक है। अब आपठित गद्यांश बचता है। मेन नंबर जो अपने होते हैं ना, वो यहीं से मिलेंगे अपने को। एक तो होगा अपना आपठित गद्यांश होगा, एक अपने जो ग्राफ होंगे जो अपने डीआई होती है मैथ्स में, ये दोनों अपने पार्ट जो होंगे वो डीआई के होंगे, ये दोनों, और ये आपठित गद्यांश का पार्ट है। तो यहाँ से आप आराम से 10 में से 10 ले सकते हैं, और ये डीआई में से भी आप 10 में से 10, ये आप यहाँ ये मानिए कि अपने यहाँ से 30 में से अपने को कम से कम 28 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो और जो आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग पोर्शन रहेगा वो यहीं का रहेगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो के थ्रू आप ज़रूर फॉलो करें, आपको कैसे क्या मैंने बताया है। इसके थ्रू आप आराम से, आप चाहेंगे तो आराम से आप 70 से 75 नंबर ले आएंगे, और इतने में ही आप देखेंगे कि आपका जो परसेंटाइल रहेगा वो 62 से, ये मतलब 92 से लेकर 95 तक आराम से बन जाएगा। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बताएंगे हम आपको, और भी कुछ होगा इसके बारे में। तो चलिए इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो। धन्यवाद।